सर, सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, देश के उपराष्ट्रपति को अगर कहना पड़ रहा है सर कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, 3 जजों की कमेटी कैसे बना दी, खुद ही जांच करेंगे, खुद ही जज बना देंगे, इस तरह की बातें ही उपराष्ट्रपति ने कही। उसके बाद ही ये सांसदों की बातें सामने आई हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ये जो घटनाक्रम है, ये किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करता है, या यूं ही उठकर उपराष्ट्रपति ने कह दिया, यूं ही उठकर डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, यूं ही मनन मिश्रा ने कह दिया? क्या इन पढ़े लिखे सांसदों को इतना नहीं पता कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे, सीजीआई के खिलाफ बोलेंगे, तो उनके खिलाफ अवमानना का केस बनेगा ही बनेगा? वो सब कुछ जानते हुए बोल रहे हैं क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया है। 2-3 चीजें हैं आपके इस सवाल में। देखिए, मेरा 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है, 3-4 अलग अलग अखबारों में काम किया, 3 अखबारों में संपादक की भूमिका मेरा। हम लोग जब एडिटोरियल लिखते थे तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हुए 10 बार सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा संस्थान है जिसका सम्मान बना रहना चाहिए। तो आज अगर हम बैठ करके चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोगों का वो संयम भरा आचरण जिम्मेदार है, जो ये उम्मीद कर रहा था कि चलो 1, 2, 3, 4 जज आ गए होंगे ऐसे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या जिनकी विचारधारा कुछ अलग है। लेकिन जब लगातार इस तरह की चीजें होती हैं तब आदमी का संयम चूक जाता है। कब तक आदमी इन चीजों को मूक दर्शक बन करके देखता रहेगा? और एक तरफ से आप पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठ जाएं और दूसरे में अति सक्रियता दिखाएं। जो सवाल खड़े किए हैं ना उपराष्ट्रपति जी ने और इन निशिकांत दुबे ने खास तौर से, कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज ही बनाएंगे तो फिर संसद को और विधानसभाओं में ताला लगा दो, जरूरत क्या है? भाई, आपने एक कानून बना दिया ना, आपने राष्ट्रपति को निर्देश देकर के कानून तो बना दिया। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो अध्यादेश ला करके इसको निषेध करे। और जो तुरंत तमिलनाडु की सरकार ने 10 विधेयकों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उनको निषेध करे। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना रॉन्ग जो है एक पैटर्न शुरू हो जाएगा कि हर राज्य सरकार जो है वो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को ओवर रूल करेगी और अपने कानून जो है वो अधिसूचित कर देगी। दूसरी बात जो आपने कही, निशिकांत दुबे ने क्या अपने मन से कर दिया या कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग है, क्या है? देखिए, तमाम तरह की चर्चा है और ये सब सोशल मीडिया में ज्यादा चर्चाएं हैं। ऑथेंटिक तौर पर इस तरह की चीजों की ना तो कोई पुष्टि करता है ना कोई खंडन करता है। लेकिन निशिकांत दुबे के बारे में हम सब जानते हैं। निशिकांत दुबे एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे तेज तर्रार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ऐसे मार्स लीडर हैं जिनको सब पसंद करते हैं। और ये ऐसे विरले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से हैं जो 2014 की नरेंद्र मोदी की आंधी में जीत करके नहीं आए थे। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वेव थी जिसमें वो 115-117 सीटों पर सिमट गई थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का एक फैसला ले लिया गया था, तब भी निशिकांत दुबे पहली बार झारखंड से जीत करके आ गए थे। 2009 में जब कांग्रेस की हवा दिखाई दे रही थी तब भी जीत करके आए थे। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला चुनाव 2014 में हुआ है, तो 2009 में जीते, 2014 में, 2019 में, 2024 में। और इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इतने तथ्यों के साथ आते हैं, कानून की किताब लेकर के आते हैं, पार्लियामेंट की जो कार्यवाही पुस्तिका है उसको लेकर के आते हैं और तथ्यों के साथ चीजों को पेश करते हैं। जब भी निशिकांत दुबे कोई बयान देते हैं, माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दिशा निर्देशों में और उसकी जो स्ट्रेटेजी है आगे के लिए,
उसके तहत ही बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और वो अकेले नहीं बोले हैं अंजू जी, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत किसने की है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। और याद रखिए, जब जब धनखड़ साहब बोले हैं किसी विषय पर, उस पर बाद में कुछ ना कुछ हुआ है, उस पर बाद में कुछ ना कुछ हुआ है सरकार के स्तर पर। नंबर 2, निशिकांत दुबे, जिनको विश्वास पात्र माना जाता है होम मिनिस्टर का भी और प्रधानमंत्री का भी। नंबर 3, प्रयागराज से आने वाले दिनेश शर्मा, जो कभी हमने बोलते हुए देखे ही नहीं, वो बोले हैं इस विषय पे। और नंबर 4, मन्नन मिश्रा। मन्नन मिश्रा कोई एवे ही नहीं है, अरे गहरे नहीं है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं। ये बयान किसी को भी हल्के में नहीं लेने चाहिए। यानी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच रही है, कोई रणनीति बना रही है, और बैलेंस बनाने के लिए ये सब किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं, जो जेपी नड्डा का बाद में खंडन आ गया, कहा कि साहब पार्टी तो बड़ा सम्मान करती है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट का, हम तो संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, पार्टी का इनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, हमने कहा है कि भाई आगे से ऐसे बयान ना दें। लेकिन उन्होंने जहां तक मैसेज भेजना था भेज दिया, और जो संदेश और संकेत मिलने थे सरकार के स्तर पर, वो भी सबको मिल चुके हैं कि सरकार मूक दर्शक बन करके नहीं बैठेगी। सर, एक इकोसिस्टम है, क्योंकि ये डायलॉग हमने बहुत बार सुना है कि सरकार तुम्हारी तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए जहां पर ये बात साबित होती रही है। और अभी हम निशिकांत दुबे जी की बात करें, आप याद कीजिए, उन्होंने तो अभी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को भी घेरा है, क्योंकि कुरैशी ने भी स्टेटमेंट दिया कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है। तो उन्होंने तो कहा कि आप तो मुसलमानों के कमिश्नर रहे हैं, संथाल जो जगह है झारखंड में, वहां पर आपके टेन्योर के दौरान ही सबसे ज्यादा घुसपैठी जो बांग्लादेशी है उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम आए हैं। और वो पूरी, सर हम सब जानते हैं, जैसे आपने भी कहा कि वो पूरी तहकीकात से, तथ्यों के साथ बोलते हैं सदन में। तो अभी जो बोल रहे हैं वो कोई बिना मतलब के तो होगा नहीं, तो सबको समझ में आ ही जाना चाहिए। जिन एस.वाई. कुरैशी का आप नाम ले रही हैं, ये हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी रहे, और एक समय ओम प्रकाश चौटाला के बड़े मुंह लगे थे, और उनकी संतानें तो जिस तरीके से काम करती थी, खासतौर से अभय चौटाला, वो सब, तो उनके साथ भी इनका एक बार पंगा हुआ था। बहरहाल एस.वाई. कुरैशी भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अंजू जी, ये तो आप जानती हैं ना, उसी इकोसिस्टम का ये हिस्सा है, जो इकोसिस्टम इस समय पेशबंदी करने की कोशिश कर रहा है। अटॉर्नी जनरल को प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं, चिट्ठी लिखी जा रही है, जी परमिशन दीजिए इनके खिलाफ, निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद स्वतः संज्ञान लेने में माहिर है, वो लें, अटॉर्नी जनरल की परमिशन की जरूरत क्या है। और ये पूरा जितना भी ये जिसको आप इकोसिस्टम कह रहे हैं, ये तो ठीक है, ये गैंगअप कर जाते हैं और हुआ की आवाजें लगाने लगते हैं, क्योंकि ये इतने हताश निराश हो चुके हैं, इतने कुंठित हो चुके हैं, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। हर बार ये कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं जिस पर समवेत स्वर में सब एक साथ बोलना शुरू करते हैं, ताकि एक माहौल बन जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन चूंकि सच सच होता है और झूठ के कोई पाव नहीं होते, इसलिए वो ढें हो जाते हैं। और इसी पूरे ये जो कहा जाता है, अभी आपने कहा कि ये कहते हैं कि सरकार मोदी जी की है लेकिन सिस्टम तो हमारा ही है, तो उसी सिस्टम ने अभी क्या किया है राउज एवेन्यू कोर्ट में माँ बेटा के खिलाफ, उसी सिस्टम ने आरोप पत्र दाखिल किया है ना। और उसी सिस्टम की वजह से, जिसको ये अपना बताते हैं, नेशनल हेरल्ड की 661 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है ना, दिल्ली की, लखनऊ की और मुंबई की।
तो आप ये वहम पाले रहिए कि साहब सिस्टम हमारा है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जो सक्रियता दिखा रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम पर, यह सक्रियता कोई पहली बार दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने? 370 पर भी दिखाई, 35A पर भी दिखाई, CAA पर भी दिखाई। ऐसे कई अवसर आ चुके हैं जब इन्होंने अति सक्रियता दिखाई थी और इतना लंबा लंबा सुनवाई की है, लाइन लगा करके सुनवाई करते थे रोजाना। पब्लिक इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रही है कि इन चीजों के लिए आपके पास बहुत टाइम है, बल्कि टाइम ही टाइम है। लेकिन ये जो 5 करोड़ मुकदमों के ढेर लगे हुए हैं निचली अदालतों से लेकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और जहां लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तारीखें नहीं मिल रही, उन मुकदमों को निपटाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाई न्यायिक सुधारों की अति आवश्यकता है। इस समय टॉप प्रायोरिटी पर 2015 में मोदी सरकार लाई थी ना न्यायिक सुधार के लिए एक कानून, जिसको इन्होंने खारिज कर दिया था इन्होंने। कोई सुनवाई भी नहीं, और ये नहीं बताया कि क्यों खारिज किया है। भारत के अलावा पूरी दुनिया में किसी देश में कॉलेजियम सिस्टम है क्या? जो न्यायिक अधिकारी हैं, जस्टिस हैं, जजेस साहिबान हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग, उनकी सेवा शर्तें सारे देशों में कैसे होती हैं? तो भारत में ही कॉलेजियम सिस्टम क्यों है? खानदानशाही चल रही है यहां भी। तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? सबकी आप मुंह बंद कर देंगे, टेप चिपका देंगे? फिर काहे का लोकतंत्र है? फिर काहे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो कब तक आप लोगों को डरा करके रखेंगे?